तो साथियों फाइनली हम अब आ गए हैं पार्ट नंबर 7 पे, जो है कंक्लूजन्स। ठीक है जी, अब अपने को पूरी बात समझनी है खुलकर, क्या करना है क्या नहीं करना। एनालिसिस वाला पार्ट अब खोल लें, पेज नंबर 57 पे। इन केस ऑफ बी जयराज द कंप्लेंट डिड नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन केस, वो तो मालूम है अपने को। इन पी सत्यनारायण मूर्ति द कंप्लेनेंट हैज डाइड प्रायर टू द एविडेंस इन द केस, वही मालूम है अपने को। इन एम नरसिम्हा राव द क्वेश्चन वॉज वेदर अ लीगल प्रिजम्पशन कुड बी बेस्ड ऑन अ फैक्चुअल प्रिजम्पशन, अगर लीगल प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं करना है तो क्या हम फैक्चुअल प्रिजम्पशन ड्रॉ करके कन्विक्शन कर सकते हैं। इन हजारीलाल दिस कोर्ट observed that it is not necessary that the passing of any money should be proved by direct evidence. It could be proved by indirect evidence. And furthermore, in case of Mr. M.B. Joshi versus State of Maharashtra, it was observed that in order to draw a presumption under Section 20 of the Act, the premises is that there was a payment or acceptance of gratification. Once the said premises is stabilized, the inference could be drawn. ये मोटी मोटी बात निकल गई और कुछ भी नहीं है कि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है, जब तक उसका कंसेंट रिसिप्ट नहीं है, उस पर्सपेक्टिव में कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया वैसे ही प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ हो जाएगा। वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हों, ये बर्डन शिफ्ट हो गया कंसेंट अक्यूज्ड के ऊपर। द जजमेंट ऑफ पी सत्यनारायण मूर्ति हैज बीन रेफर्ड इन द जजमेंट ऑफ स्टेट वर्सेस डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनलीगल ग्रेटिफिकेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, whether on the evidence let in the crime has been committed or not is a question of fact. ये मोटी मोटी बात है। If therefore the evidence regarding demand and acceptance of bribe leaves room for doubt, does not displace wholly the presumption of innocence, the charge cannot be said to have been established. The court has also made observation regarding the framing of charge in the criminal trial, where the court is expected to apply its mind to entire record and document placed therewith before the court. It was held that the proof of demand is an indispensable mandate for the offence under section 7 and 13(d) of the Act. On the facts of the case, it is held that the same was absent and the accused is liable to be acquitted. ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लो कि मोटी मोटी बात क्या है कि फैक्ट जो है डिमांड का और एक्सेप्टेंस का, ये फाउंडेशन फैक्ट्स है। अगर ये फैक्ट एब्सेंट है तो अदर फैक्ट्स पे जाकर हम इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, अक्यूज को जो है बरी करना पड़ेगा। ये एक जजमेंट में हेल्ड किया गया जिसमें पी सत्यनारायण मूर्ति को जो है रिलाई किया गया। इतनी सी बात समझनी है अपने को। इन ऑल द केसेस लीडिंग टू द रेफरेंस, it is either the death or the refusal to support the prosecution case that has led to the legal presumption under section 20 of the Act not being raised and not bringing home the guilt of the accused. और कोर्ट का कहना कि जो केसेस हमने देखे वहां पर परिवादी की मृत्यु हो गई या वो नहीं आ पाया, जो भी कारण रहे, पर डायरेक्ट एविडेंस ना होने से कोर्ट ने प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं किए और जिस कारण से अक्यूज को जो है दोषित नहीं किया जा सका, रादर देन द एविडेंसेस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। क्लियर है बात ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कंसर्न पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे एंड काउंसिल थे, उन्होंने कोर्ट का ड्रॉ किया अटेंशन टूवर्ड्स द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स। वो प्रेसिडेंट्स क्या थे वो नोट कर लीजिए आप। एक तो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस बी वासुदेवा राव। दिस कोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट ड्यू टू हिज डेथ प्रोसीड टू कन्विट द अक्यूज। यहाँ पर कोर्ट का कहना था कि अगर कंसर्न परिवादी की मृत्यु भी हो गई है तब भी जो है हम कन्विट कर सकते हैं, अगर अदर एविडेंसेस रिकॉर्ड पर हैं उससे हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं एज पर सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अ फैक्ट में बी प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस और बाय इनडायरेक्ट एविडेंस। किशन चंद्र मंगल के मामले में क्या हुआ, कोर्ट ने भी कन्विक्शन को जो है हेल्ड कर दिया बाय रिलाइंग ऑन द एविडेंस ऑफ शैडो विटनेस, जो कि इनडायरेक्ट एविडेंस है। इसके अलावा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पी वेंकटेश्वर में भी कोर्ट ने जो है ये माना कि अगर परिवादी की मृत्यु हो गई है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, इस कोर्ट ने जो है कन्विट किया अक्यूज को, ये मानते हुए कि अदर एविडेंसेस जो है सपोर्ट कर रही है प्रोसिक्यूशन को और इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द अफोरसेड केसेस, द अटेंशन ऑफ द कोर्ट वॉज ड्रॉन टू सेल्वराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये सबसे अच्छा जजमेंट है, इस पर मैं कई बार रिलाई भी करता हूँ कि वेयर इन द डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट द एक्विटल वॉज ऑर्डर एज द अक्यूज वॉज रिलीव्ड फ्रॉम हिज ड्यूटी एंड वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांजिट any official apart from the fact that there was a contradiction in the version of the witness। तो यहाँ पर भी क्या था कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी तो कोर्ट गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, पर वो एविडेंस भी जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, ना पेंडेंसी थी ना ही मोटिव था। तो जब एविडेंस ही नहीं है, चेन ही ब्रेक हो गया, तो कैसे जो है कन्विक्शन होगा कि उसको, ये चीज़ें जो है नई नहीं है, ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है। तो केवल उसका एक रिसेंट वर्जन जो है रिकॉर्ड पर आ गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टेंशन वाली बात कहीं है ही नहीं हमारे लिए। क्लियर है, चलते हैं अपन आगे। अब निकाल लो पैरा नंबर 61।
यहाँ पर एक आर्गुमेंट क्या था कि अगर परिवादी हॉस्टाइल भी हो गया है तो उसकी एविडेंस जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं मानी जा सकती, उस एक्सटेंट तक उसकी एविडेंस देखनी होगी जहाँ तक कि वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चले आगे, चलिए। द एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस कंप्लेनेंट स्टैंड ऑन अ डिफरेंट फुटिंग देन दैट ऑफ द कंप्लेनेंट और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्लेनेंट। इट इज सबमिटेड दैट कंप्लेनेंट टर्न हॉस्टाइल, द एविडेंस ऑफ शैडो विटनेस would play a vital role in that cases and he can also tender primary evidence without demand of the illegal gratification। कि अगर परिवादी हॉस्टाइल हो गया है और उस ट्रांजेक्शन को विटनेस किया है शैडो विटनेस है, तो वो भी आकर एज अ प्राइमरी विटनेस, एज अ प्राइमरी एविडेंस जो है अपनी बात को कह सकता है, और उसकी बात उस तरह से ही कंसिडर की जाएगी जैसे वो एक ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस या परिवादी के रूप में कोर्ट में खड़ा हो। ठीक है ना? और उस पर सपोर्ट करते हुए अपन जो है कन्विक्शन कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट का मानना है। पर मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई नई बात नहीं है। अगर कोई विटनेस कोर्ट में है तो विरोधाभास लेके आने पड़ेंगे आपको। विरोधाभास होंगे तो वैसे भी उसकी एविडेंस की कोई रिलायबिलिटी नहीं रहेगी, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वीक पीस ऑफ एविडेंस है, उस पर इजीली अपन रिलाई नहीं कर सकते हैं। और इसी को लेते हुए रूलिंग्स को जो है रिलाई किया गया। एक तो है नयन कुमार की, जिसमें ये लिखा गया कि इफ द कंप्लेनेंट टर्न हॉस्टाइल द कन्विक्शन इज permissible if other facts are supporting. On the other hand, in B. Jairaj, it is submitted that if complainant turned hostile and there is no other witness support the case of prosecution, then accused deserves to be acquittal। तो बात तो वही है ना भाई, सारे जजमेंट में देखा गया है कि प्राइमरी नहीं हो तो सर्कमस्टेंशियल देखो, दोनों ही नहीं तो बरी करना ही पड़ेगा। क्लियर है बात ये। और सेम हुआ CP राव में कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट ग्राउंड नहीं है, अगर अदर एविडेंसेस फाइल पर विरोधाभास में सपोर्ट नहीं कर रही है तो बरी करना पड़ेगा। और एन सुकन्ना में भी अक्यूज को जो है एक्विट किया गया कि विटनेस भी जो है हॉस्टाइल हो गए, डिमांड प्रूव नहीं है और कोई भी विटनेस जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। और यही एक्टिव हुआ MR पुरुषोत्तम में भी। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। प्राइमरी नहीं है, सर्कमस्टेंशियल दोनों ही नहीं है तो बरी करना पड़ेगा। इससे कौन सी नई बात जो है निकल के आ गई? जो कुछ भी इंडियन एविडेंस एक्ट में है वही का वही इंटरप्रिटेशन हमारे को यहाँ पर दिखाई देता है, और कोई अपने को जो है डरने की बात नहीं है। क्लियर है? चले आगे, चलिए। अब थोड़ा सा मैं चल रहे हैं आगे पैरा नंबर 62 के ऊपर। ओपन कीजिए पैरा नंबर 62। वहाँ पर रेफरेंस दिया गया CM शर्मा को, वेयर इन द कन्विक्शन वॉज अपहेल्ड इवन दो शैडो विटनेस वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन डिमांड फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन वॉज मेड, द अमाउंट वॉज पेड एंड देयर वॉज रिकवरी ऑफ टेंटेड मनी। सो ऑल्सो इन केस ऑफ प्रकाश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, इसको अपन NCT कहेंगे, when the shadow witness turned hostile, the conviction was based on the evidence of other witnesses. Therefore, even though the complainant absent, he turned hostile or not available. From the other facts, inference could be drawn and he could be convicted. तो ये मुझे बताओ आप, छोटी सी बात, तो इसमें कौन सी नई बात आ गई भाई? ये अपन सुनते हुए आ रहे हैं जी। और जो बाकी किस भरी हुए उनमें भी देखा गया था कि और एविडेंस क्या है। अगर एविडेंस सपोर्ट नहीं कर रही है, विरोधाभास है, चेन ब्रेक हो गई है, तो बरी करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन वी डीम इट नेसेसरी टू क्लेरिफाई वन एस्पेक्ट। कोर्ट ने कहा कि हमें आंसर देने से पहले एक एस्पेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो कि है हॉस्टाइल विटनेस का। यहाँ पर लर्नेड काउंसिल का कहना यह है कि द एक्सप्रेशन हॉस्टाइल विटनेस मस्ट बी रीड इन कॉन्टेक्स्ट विद सेक्शन 154 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जहाँ तक बात है हॉस्टाइल विटनेस की, तो सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट को देखना होगा, विच स्टेट दैट द कोर्ट में इन इज डिस्क्रिप्शन, कोर्ट अपना विवेक अप्लाई करते हुए परमिट द पर्सन हु कॉल अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। कि जिस विटनेस ने बुलाया है, तथ्यों परिस्थिति को देखते हुए उससे वही क्वेश्चन क्रॉस में पूछा सकते हैं कि जैसे उससे क्रॉस अपोजिट पार्टी कर रहा हो। इतनी सी बात है जी, और कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट सेक्शन डज नॉट डिसएंटाइटल द पर्सन सो परमिटेड टू रिलाई ऑन एनी पार्ट। और जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें वो किसी पार्ट को जो है रिलाई कर सकता है एविडेंस के। फॉर द इमीडिएट रेफरेंस कोर्ट ने जो है 154 इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है कोट कर दिया है। द सेट सेक्शन वॉज अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 16/4/2006। ये सेक्शन जो है अमेंड हुआ 16/4/6 को, और सब सेक्शन 2 को जो है ऐड किया गया। और वो क्या है? नथिंग इन दिस सेक्शन शेल डिसएंटाइटल एनी पर्सन सो परमिटेड अंडर सब सेक्शन 1 टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ सच विटनेस। इतनी सी बात है, तो कौन सी नई बात आ गई? उनका कहना कि व्हेन द प्रोसिक्यूशन एग्जामिन अ विटनेस हु डज नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन। अब आ जाओ पैरा नंबर 65 के ऊपर। इंपॉर्टेंट कंटेंशन क्या है कि व्हेन द प्रोसिक्यूशन एग्जामिन अ विटनेस हु डज नॉट सपोर्ट द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसने कोई विटनेस बुलाया, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं कर सकते और उसकी एविडेंस को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। परमिशन चाहिए कोर्ट की कि उसे हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे। और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर सच विटनेस एज हॉस्टाइल विटनेस
दिस इज बिकॉज अ स्टेटमेंट ऑफ हॉस्टाइल विटनेस कैन बी एग्जामिन टू द एक्सटेंट इट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन, कि गवाह अगर हॉस्टाइल हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ गया, उसके उस हद तक बयान जो सपोर्ट कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को उसको रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन जो है कोर्ट की चाहिए ताकि उससे अपन जिरह कर सकें, और जो पार्ट उसके खिलाफ जा रहे हैं या अक्यूज के खिलाफ जा रहे हैं उसको जो है लेटिन कर सकें एविडेंस के अंदर, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जो रूटीन होता है हर केस में होता है, तो कौन सी नई बात हो गई। इन दिस रिगार्ड द अटेंशन वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स द जजमेंट, जजमेंट जो है रिलाई किया गया यहाँ पर सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, in which case the observation made regarding the credibility of the hostile witness, कि hostile witness कितने credible होते हैं इस बारे में टिप्पणी की गई है। It is observed in para number 30 of the judgment, कि जजमेंट का para number 30 जो है उसमें क्या कहा गया है कि hostile witness, adverse witness, unfavorable witness और unwilling witness जो है ये इंग्लिश टर्म्स हैं। अगर कोई विटनेस सपोर्ट नहीं कर रहा है उस प्रोसिक्यूशन को या उस कंसर्न पार्टी को जो उसे कॉल कर रही है, द पार्टी वॉज नॉट as a general rule permitted to contradict him with his previous inconsistent statement nor allowed to impeach his credit by general evidence of bad character। तो वहाँ पर जो कंसर्न पार्टी है एक जनरल रूल के तहत उसके करेक्टर को ना तो इम्पीच कर सकती है और ना ही उसके प्रीवियस इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट से उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द रिजिडिटी ऑफ द रूल प्रोहिबिटिंग अ पार्टी टू डिस्क्रेडिट और कॉन्ट्रडिक्ट हिज ओन विटनेस वॉज टू एन एक्सटेंड रिलैक्स्ड बाय इवॉल्विंग द टर्म हॉस्टाइल विटनेस, जिस कारण ये टर्म्स जो है इवॉल्व की गई है, इसका नाम दिया गया हॉस्टाइल विटनेस की। जो कुछ उसने कहा है वो उसको अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। हॉस्टाइल विटनेस इज डिस्क्राइब्ड एज वन हु इज नॉट डिजायरस ऑफ टेलिंग अ ट्रुथ, कि हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या है कि वो विटनेस जो सच नहीं बोल रहा है जिस पर्सपेक्टिव में उसे बुलाया गया है। एन अनफेवरेबल विटनेस इज वन कॉल्ड बाय अ पार्टी टू प्रूव अ पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू अ रिलेवेंट फैक्ट एंड ही फेल्ड टू प्रूव सच फैक्ट और प्रूव द फैक्ट्स ऑफ अपोजिट पार्टी। इन दैट कंटेक्स्ट कोर्ट ने जो है सेक्शन 142 154 इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है रिलाई किया है, और इसके अलावा जो जजमेंट का पैरा नंबर 38 और 52 है उसमें कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए। तो मोटी मोटी बात समझो भाई, किसी विटनेस को कोर्ट ने बुलाया तो उसका प्रोसीजर क्या है कि उसके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे 161 सीआरपीसी के अंदर। वो विटनेस कोर्ट में आकर प्रोसिक्यूशन अपेक्षा करता है कि वो उन फर्दों को या उन बयानों को तायद कर दे। अगर वो बयानों को तायद नहीं कर रहा है तो वो हॉस्टाइल विटनेस है। ठीक है ना, वो सपोर्ट कर रहा है कंसर्न अक्यूज को और ऐसी बात कह रहा है जो अक्यूज को फेवर कर सकती है, तो वो है अनफेवरेबल विटनेस, जो कि इन एडिशन टू है टू द हॉस्टाइल विटनेस। क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत आपको वैसे भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें क्या लिखा कोर्ट ने, टू स्टेयर क्लियर ऑफ द कंट्रोवर्सी ओवर द मीनिंग ऑफ यूज, कि कोर्ट ने कंट्रोवर्सी को क्लियर करने के लिए जो टर्म यूज की गई है हॉस्टाइल विटनेस, एडवर्स विटनेस, अनफेवरेबल विटनेस, विच हैड गिवन राइज to considerable difficulty and conflict of opinion in England, and the author of Indian Evidence Act seemed to have advisedly avoided the use of any of those terms, so that in India the grant of permission to cross-examine his own witness by a party is not conditional on the witness being declared adverse or hostile, whether it be the grant of permission under section 142 to put leading question or to leave under section 154 to ask question which might to put in cross examination by the adverse party. The Indian Evidence Act leave the matter entirely on discretion of the court. The discretion is conferred by section 154 on the court, is unqualified and is apart from any question of hostility. It is to be liberally excised when the court from the witnesses demeanor, temper, attitude, bearing, or the tenor and tendency of his answer, or from a perusal of his previous inconsistent statement, or otherwise think that the grant of such permission is expedient to extract the truth and to do justice. The grant of such permission does not amount to an adjudication by the court as to the veracity of the witness. Therefore, in the order of granting such permission, it is preferable to avoid the use of expression such as declared hostile, declared unfavorable, the signification of which is still not free from the historical cobwebs which in their wake bring a misleading legacy of confusion and conflict that has so long vexed the English courts। तो एक मोटी मोटी बात समझ लो, आप इतना भेजा मतलब हो भाई, ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ोगे नुकसान खा जाओगे। एक मोटी मोटी बात समझ लो कि आपको एक बात समझनी है कि जब कोई विटनेस कोर्ट में है और उसने सपोर्ट नहीं करा प्रोसिक्यूशन को, यही हुआ मोटा मोटा, तो प्रोसिक्यूशन जो है उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कराएगा और उसके बाद से जिरह करना स्टार्ट करेगा। ये बेसिक बातें हैं।
बट हॉस्टाइल विटनेस होने का मतलब ये नहीं कि वो आदमी झूठ ही बोल रहा है। वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रोसिक्यूशन को, तो उनके पास एक रास्ता है, एक मशीनरी है कि उससे उन विटनेस पर या उन एविडेंस पर जरे की जाए जो रिकॉर्ड पर है, ताकि उसे उस हद तक हम रिस्टोर करके जो डैमेज हुआ है प्रोसिक्यूशन को, उसको मिनिमाइज कर सकें या ख़त्म कर सकें। क्योंकि अगर डैमेज हो तो है, वो तो हो ही गया। अगर सपोर्टिंग विटनेस उस डैमेज को क्योर कर रहे हैं और परिवादी से जिरा करके उसको हम ट्रैक पर लेके आ रहे हैं और उसको वापस हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो ये इजी प्रोसीजर है। यही कहता है 154 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी तो सब ठीक है, बातें लिख दी गई हैं, बट मोटा मोटा सार यही है इसका। ठीक है जी। From the above concepts, it emerges clear that even in the criminal prosecution, when a witness is cross-examined and contradicted by the party calling him with the permission of the court, his evidence cannot, as a matter of law, be treated as waste of, and it is for the judge to consider in each case whether, as a result of such examination and contradiction, the witness stand thoroughly discredited or can still believed in regard to some part of his testimony. If the judge finds that in the process the credit of the witness has not been completely shaken, he may, after reading and considering the evidence as a whole with due caution and care, accept, in the light of other evidence on record, that part of testimony which he find to be trustworthy, act upon it, and if in a given case the whole of the testimony of the witness is impugned, and in the process the witness stand squarely and totally discredited, the judge should not, as a matter of prudence, discard in evidence in toto. तो मोटी मोटी बात क्या है भाई, वो चल हो गया, पीपी ने जिरे करा, उसको वापस ट्रैक पे लिया, तो जो पार्ट सपोर्ट हो रहा है अदर एविडेंस से, तो उसको रिलाई करते हुए इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेगा। और अगर बिल्कुल ही सपोर्ट ही नहीं हो रहा है और अदर विटनेस सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं उसको, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उसको डिस्क्रेडिट करना ही पड़ेगा, उस पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बताओ बात आपकी, इसमें नई बात क्या होगी? जो लिखी लिखाई बातें हैं हम सुनते हुए आ रहे हैं लंबे टाइम से, कोई नई बात नहीं है। ठीक है जी। देयरफॉर दिस कोर्ट कॉशन, अब ये शर्त लगा दी इसमें, ऐसा करने पर कोर्ट को जो है कॉशन रहना पड़ेगा। And his evidence could not be written off altogether but must be considered with due care and circumspection। इस तरह के एविडेंस को जो है बहुत तरीके से जो है जज करना पड़ेगा, उसको हम कम्प्लीटली जो है वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब ये जज के प्रूडेंस पर डिपेंड करता है और जो फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उस पर डिपेंड करता है, पर कोई लीगल बार नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि अगर कोई फैक्ट है और वो फैक्ट प्रोसिक्यूशन को हेल्प कर सकता है और वो अनरिपीटेड है और अदर विटनेस सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंस को कलेक्ट कराने की। कि प्राइमरी तो उसने बोल दिया कि भाई कोई रिश्वत मांगी नहीं गई, कोई मुझसे जो है पैसे लिए नहीं गए, पर रिकॉर्डर में निकल के आ रहा कि नहीं भाई आप कितने रुपए लोगे, कैसे लोगे, कहाँ लोगे, और उस पर कोई खंडन नहीं है अक्यूज का, तो उस इन्फ्रेंस से इस इन्फ्रेंस को मैच करके कोर्ट जो है एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ करके आपको जो है कन्विक्शन कर सकता है। तो इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जब परिवादी जो है हॉस्टल हो रहा है, तो जो अदर एविडेंसेस हैं उससे मैच करते हुए जो है हॉस्टल होना चाहिए। अगर उससे मैच करता हुआ हॉस्टल नहीं हुआ और उसका डायरेक्शन जो है प्रॉपर नहीं है, तो वो आपको भी डैमेज कर सकता है। तो केवल और केवल अलर्ट रहना है और कोई घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। छोटी सी बात ये है। अब साथियों अपन आ रहे हैं कंक्लूजन्स के ऊपर कि कोर्ट ने क्या कंक्लूजन्स जो है ड्रॉ किए। The proof of demand and acceptance of illegal gratification by a public servant as a fact in issue by the prosecution is sine qua non, or in order to stabilize the guilt of the accused under section 7 and 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act। तो ये जजमेंट खिलाफ कहाँ है आपके कि डिमांड और एक्सेप्टेंस को साबित करना होगा, अगर ये साबित नहीं है तो अक्यूज को दोषसिद्ध नहीं कर सकते। इतनी सी बात तो है। In order to bring the guilt of the accused, the prosecution has to first prove the demand of the illegal gratification। प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले जो है साबित करना है डिमांड को और सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस को। द फैक्ट इन इशू कैन बी प्रूव्ड इधर बाय डायरेक्ट एविडेंस और बाय इनडायरेक्ट एविडेंस। इतनी सी बात है। फर्दर फैक्ट इन इशू नेमली द प्रूफ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। In order to prove the fact in issue, namely the demand and acceptance by the public servant, the court has to bond in the mind the following two concepts। कि कोर्ट को जो चीज़ें जो है माइंड में रखनी होंगी। सबसे पहली बात, इफ देयर इज एन ऑफर टू पे बाय द ब्राइब गिवर, कि वो ऑफर दे रहा है और आप नहीं ले रहे हो, विदाउट देयर बीइंग एनी डिमांड बाय द पब्लिक सर्वेंट, द लेटर सिंपली एक्सेप्ट और रिसीव द ग्रेटिफिकेशन, इट इज अ केस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। ठीक है। इन दिस केस देयर इज नो नीड टू बी अ प्रायर डिमांड बाय द पब्लिक सर्वेंट, और इस केस में पब्लिक सर्वेंट के द्वारा प्रायर डिमांड हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो डिमांड भी कर रहा है और ले भी रहा है, तो इस कंडीशन में ये केस है ऑब्टेनमेंट का, और इस पर्सपेक्टिव में प्रायर डिमांड जो है जरूरी, अगर वो है तो ये केस है 13(1)(d) का।
इतनी सी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन बोथ द केसेस द ऑफर बाय द ब्राइब गिवर एंड डिमांड बाय द पब्लिक सर्वेंट रेस्पेक्टिवली हैव टू बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, और दोनों ही बातें प्रूव करनी है प्रोसिक्यूशन को। इन अदर वर्ड्स, mere acceptance or receipt of illegal gratification without any more would not make any offense। तो कितना फायदा हो गया जी आपको, आगे ना बात सामने की mere acceptance है, mere receipt है, तो कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। therefore under section 7 of the act in order to bring home the offense there must be an offer by the bribe giver which is accepted by the public servant। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर वो डिमांड कर रहा है और उसके कंसेक्वेंस में एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर्सपेक्टिव में 13(d) का जो है ऑफेंस बनेगा, और कुछ भी नहीं है जी इसके अलावा। बहुत सिंपल और शॉर्ट बात है। क्लियर हो गया अब तो अपने को, चले आगे चलिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया अब तो हो गया बल्ले बल्ले। अब तो कोई टेंशन लेते हो भाई, अब तो नाचो पार्टी करेंगे तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना अपने को, कोई लॉ में कोई खराब चीज़ नहीं है भाई। अब तो और ईजी हो गया अपने लिए वर्कआउट करना। द प्रिजम्पशन ऑफ फैट विद रिगार्ड टू द डिमांड एंड एक्सेप्टेंस और ऑब्टेनमेंट ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन मे बी मेड by a court of law by the way of inference only when the foundation facts have been proved। अगर फाउंडेशन फैक्ट्स है तो ही प्रिजम्पशन होगा, अगर फाउंडेशन फैक्ट्स नहीं है तो प्रिजम्पशन किसी भाव नहीं होगा। और फाउंडेशन फैक्ट कैसे प्रूव होंगे, बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जो है प्रूव कर लो। जहां तक बात सेक्शन 7 की है, ऑन प्रूफ ऑफ फैक्ट इन इशू सेक्शन 20 मैंडेट्स द कोर्ट टू रेज द प्रिजम्पशन। अगर फाउंडेशन फैक्ट्स प्रूव हो गए तो ही प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जब तक बात 13(d) की है तो वहां सेक्शन 20 का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। अब मैं सीधा आ रहा हूँ पैरा नंबर 69 के ऊपर, इसको पढ़ो, लिखा लो भी हाथों हाथी। इन द व्यू ऑफ द अफोर्सेड डिस्कशन, हम संपूर्ण डिस्कशन से और कंक्लूजन पे इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है इस कोर्ट के जजमेंट्स में, जो कि बी जयराज में है, ये सत्यनारायण मूर्ति में है या नरसिम्हा राव में। सबने ही देखा है कि प्राइमरी एविडेंस देखो, प्राइमरी नहीं है तो आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखो, और दोनों ही नहीं तो बरी कर दो, इतनी सी बात है। अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन रेफर्ड फॉर द कॉन्सिडरेशन आंसर्ड अकॉर्डिंगली। अगर साक्ष्य परिवादी की नहीं है तब भी इन्फरेंस ड्रॉ होगा अगर अदर एविडेंस फाइल पर है। मोटी मोटी बात ये है। और अदर एविडेंस भी नहीं है तो कोई इन्फरेंस ड्रॉ नहीं होगा और कोई प्रिजम्पशन के जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब बोलो, अब भी डर लगता है, अब भी घबराहट है, क्या दिक्कत आ रही है? अब 3 बातें आप ध्यान में रख लो। सबसे पहली बात, जो मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज से एक्टिव हो जाओ। डिफेंस, कई लोग बोलेंगे भाई आउट मत करो, पर मैं डिफेंस को आउट करो और डिफेंस के बिंदु बना के दो और इन्वेस्टिगेशन के बिंदु बना के दो, जांच करो। अगर आपके वो बिंदु उस समय बन जाएंगे ना, जब कोर्ट में जेरा कर रहे होगे बाद में, चाहे प्रोसिक्यूशन एजेंसी से चाहे सैंक्शन अथॉरिटी से, तो वहां पर वो आंसर नहीं दे पाएंगे, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी कि इन बिंदुओं को क्यों नहीं देखा आपने, जो बिंदु बताया अक्यूज ने, जिसका अभिप्राय क्या है कि इन्वेस्टिगेशन हो गया अनफेयर। तो एक चेन तो वैसे ही होगी ब्रेक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की। दूसरी बात, जो भी एविडेंसेस है उसको प्रॉपर होमवर्क करना है, प्रॉपर अपने को तैयारी करनी है जेरे की, और इसके साथ साथ लिखने की हैबिट डालो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे चार्ज की स्टेज हो चाहे अंतिम बहस हो, हर एक बात को लिख कर दो। जितना लिखा हुआ होगा उतना ही आपके लिए फायदा। और बहस करो, ये जीतेंगे हारेंगे बात की बात है, पर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मेहनत करनी है, लिख के देना है, सपोर्ट लॉ से करो, और टेक्निकली जितना रिसेंट खेलोगे उतना ही आपको जो है फायदा होगा। तो साथियों, घबराए मत, केवल और केवल मजबूती से अपन जो है लड़ेंगे। तो साथियों, ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। अब साथियों, जल्दी इस पर जो है मैं सेमिनार भी करूँगा, और कोई अगर आपके डाउट्स होंगे तो मैं उस सेमिनार में जो है जरूर करूँगा। तो साथियों, आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग, और थैंक्स टू गॉड कि उसके आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआओं से जो है 7 पार्ट इसके पूरे बने और ये वर्कआउट जो है इजीली समाप्त हुआ। तो कुल मिला के हम देख रहे थे कि भाई खोदा पहाड़ और निकली चुईया, कुछ नहीं था, जो कुछ भी था वो हमारे सामने था, बट लोगों ने डरा दिया, और खासकर इन अफवाह फैलाने वालों ने। तो भाई घबराओ मत, खुश रहो। और वैसे भी दिसंबर तो अब आगे थोड़ा घूमियो भाई, फाइलें बंद कर दो, अपनी पढ़नी फाइलें, 7 दिन घूमेंगे अपन। अब 7 दिन जो है अपने को घूमना ऐश करनी है और कोई तकलीफ नहीं है।